ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक थे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम्म। अब प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं कि जी अगर आपके पास आपने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका इस तरह और सिर्फ वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है इस तरह विद सम वेलोसिटी, तो क्या होगा इसकी वेलोसिटी, अगर कोई भी इनिशियल वेलोसिटी u, आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड होगी, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या होता जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, इवेंचुअली ये टॉप पे जाके रेस्ट जीरो करेगा। हो जाएगा। ठीक है। और फिर डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ये वन डायमेंशन में है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ अगर हम डिस्प्ले इसकी मोशन की बात करें तो ये लीनियर मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हम जो बात करने चलेंगे वो ये है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह फेंका है एट सम एंगल, आपकी वेलोसिटी जो है लेट्स से वो यू नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, कोई यू नॉट, और इसको आपने वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और फिर यहाँ पे लैंड कर जाएगा। ठीक है। दिस इज योर ग्राउंड, और आपने ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट को फेंका, कि ये ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री बनेगी, जो पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट होगा उसको ट्रेजेक्ट्री का नाम देंगे। ठीक है, समझ आई सही है। बात? अब देखें, हम अगर इसको हम स्टडी करेंगे कि जी इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज यू नॉट कॉस थीटा, और दूसरा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है वर्टिकल। समझ सकते हो ना? और ये क्या है? दैट इज यू जी नॉट जी। साइन थीटा। जैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते थे तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फाइंड कर लिए। एक इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो यू नॉट कॉस थीटा है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो यू नॉट साइन थीटा। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा कि जी यहाँ पे अगर हम देखेंगे along x डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो फोर्स, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, सो नो फोर्स along x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब नो फोर्स होती है तो इसका मतलब क्या हो, क्या कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि F इज इक्वल टू ma, अगर फोर्स जीरो होगी तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो इसका सही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी रहेगी जो पहले थी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो सही डाउनवर्ड है। डायरेक्शन में अगर आपकी फोर्स लग रही है, तो ये ऐसा ही कैसे, जैसे इस केस में हमने किया है कि जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो होती जाएगी। ये कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जी उसकी वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। ठीक है, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूस हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही। थोड़ी देर बाद और देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट और रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही रहेगा। ठीक है। यहाँ टॉप पोजीशन पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो उतना ही रहा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गया, जैसा कि यहाँ पे था। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि जी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो वही रही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रही, वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड हो गई, और और ये वो अब इंक्रीज हो गए। टाइम के साथ साथ अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे सही है। वर्टिकल मैक्सिमम। सो ये बात समझना जरूरी है कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेयर एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा। नो नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। दिस मीन कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेयर एज वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। और वो कांस्टेंट फोर्स कौन सी है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो इसका मतलब है कांस्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको x कह देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, वेयर एज वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और सही है। वो होगा किस डायरेक्शन में? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी और वो उसकी वैल्यू g के बराबर होगी। ठीक है, सही है। अब सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है कि जी वेलोसिटी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t, सही है। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, थोड़ी देर बाद के में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? वो कांस्टेंट रहेगी बेटा, दिस, कांस्टेंट रहेगी। और ये कितनी होगी? दैट इज u नॉट कॉज ऑफ थीटा, ये यही रहेगी। वेयर एज वर्टिकल वेलोसिटी के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी वाई वर्टिकल सही कंपोनेंट है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज u नॉट साइन थीटा, और एक्सेलरेशन बेटा देखें अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, इस वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव कह दिया, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ए की वैल्यू जो होगी वो -g होगी। ये बात समझ आई? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड। सो एक्सेलरेशन थ्रू आउट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और उसकी वैल्यू g के बराबर होगी। गॉट इट? सही है। यस। तो वर्टिकल वेलोसिटी देखें, इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो t की जगह 0 डालूंगा, एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो u नॉट साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंपोनेंट आ गया। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बेटा, तो ये टाइम गुजरने के साथ साथ ये फैक्टर माइनस हो रहा है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, जो यहाँ पे दिख भी रहा है, कम सही होगी है। ना वेलोसिटी। यस। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर जब t की वैल्यू इतनी होगी, जो जी टी का जो फैक्टर है वो जब वो यू यू साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो फिर हम टॉप पोजीशन पे हैं। उसके बाद ये फैक्टर हम्म। जो है वो यू साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, माइनस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, यस। ये है वेलोसिटी बिल्कुल। का वर्टिकल कंपोनेंट, ये है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रह रही है, वेयर एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और ये शुरू में जो है वो डिक्रीज होता जाता है, जब टॉप पोजीशन तक पहुंच के 0 हो जाता है उसके बाद इट इंक्रीज हो। अदर डायरेक्शन। तो इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी तो मैंने देख दी। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ, अच्छा अगर टोटल वेलोसिटी लिखनी हो किसी भी जगह पे, तो टोटल वेलोसिटी अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया है और आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है किसी भी टाइम पे, तो टोटल वेलोसिटी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। और ये कैसे देखते हैं? यस। हमने आपको वेक्टर में बताया था कि दो कंपोनेंट जब आपको पता चल जाए तो फिर
ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और vy square इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट। ये टोटल वेलोसिटी yes पॉइंट पे, और उसका अगर एंगल निकालना हो तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू vy ओवर over vx तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ vy vy over vx वंडरफुल। तो हमने वेलोसिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे जी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। मसलन थोड़ी देर बाद ये अगर हमारा ओरिजिन है तो देखें अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो इसका मतलब उसने एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और उसने क्या किया है, वाई एक्सिस पे भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी डिफरेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी डिफरेंट है। दोनों डायरेक्शंस को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यूज करेंगे, वेयर एज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों डायरेक्शंस को सेपरेट करके डील करेंगे, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सही है अब देखें मैं आपसे पूछता हूँ कि जी थोड़ी देर बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ, अब क्वेश्चन ये है इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जनरली बताने से पहले देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल बेटा एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लॉन्च किया और मैं अब आपको ना नंबर्स के साथ वैल्यू दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने जो वेलोसिटी थी वो मेरी थी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसको हमने थ्रो किया था एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री लेट्स से। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बेटा, ये होगा 50 हॉरिजॉन्टल cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट होगा 50 sin 60 इनकी वैल्यूज बता देते हैं। 50 cos 60 जो होता है वो 30 होता है, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड आएगी। इसका मतलब है 1 सेकंड बाद भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद भी 30 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। टॉप पे भी 30 मीटर पर सेकंड ही होगी, समझे। वर्टिकल वेलोसिटी 50 yes की वैल्यू क्या आती है, 50 sin 60 की 50 sin 50 sin 60 ये मैं निकाल देता हूँ, ये 43 आती है राउंड ऑफ करके, ठीक है 43। yes 43 आती है। अच्छा 43 अगर आती है तो बेटा देखें 1 सेकंड बाद वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर मैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को ले लेता हूँ 10 फॉर सिंप्लिसिटी, वैसे तो 9.81 है ना, वेलोसिटी लेनी है नहीं वर्टिकल जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 हो गई, ठीक है, और डाउनवर्ड एस टी, तो 1 सेकंड बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना रह जाएगा, हो गया 43 माइनस 43 माइनस 10 हाँ 33 33 गुड 33 1 सेकंड बाद। दूसरे सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 23 जबरदस्त। फिर अगले सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगले सेकंड बाद हो जाएगी 13 वेयर एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, ठीक है। फिर yes एक फर्दर सेकंड बाद वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 3, सही है, क्योंकि वेलोसिटी की अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी 43 माइनस जीटी और वर्टिकल वेलोसिटी जी को मैंने 10 ले लिया फॉर सिंप्लिसिटी 10t। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी अब देखें कितनी है, 2 सेकंड बाद कितनी है, 3 सेकंड बाद कितनी है, 4 सेकंड बाद कितनी है, 5 बाद कितनी है, ठीक है। अगर टी की जगह हम डालें ना
एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी मेरे पास आती है 43 माइनस 10 टाइम्स 4 दैट इज 40, सो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और t की जगह अगर मैं 4.3 सेकेंड डालू ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 43 माइनस 10 टाइम्स 4.3, ये 0 हो जाएगी। और 5 सेकंड डालो ना, 5 सेकंड बाद तो -7 हो जाएगी, आप देख लें इससे। यस, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, फिर सही है। ये उतनी रहेगी, ये फर्दर बढ़ेगी। ठीक है, 5, हम अगर इसकी वैल्यूज लिख भी दें ऊपर, 5 सेकंड बाद कितनी बनती है? 5 सेकंड बाद -7 बनती है। -7। ठीक है, -7, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। देखिए ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन फॉर ऑल टाइम वैलिड है। 6 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? -17। 6 सेकंड ठीक है, -17 फिर -27 सो फिर ऑन। -27, और ये ओरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो 30 ही रहेगी। अगर टोटल वेलोसिटी मुझे इधर निकालनी है ना बेटा, यहाँ टोटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो 30 और 17 को यूज करूंगा। ठीक है, दिस इज हाउ vertical component of velocity and horizontal velocity changes with time t. So there is no change in horizontal component of velocity, and there is change in vertical component of velocity. So vertical component of velocity changes, but vertical acceleration is constant. यस, So हाँ सही है। I have to write equations for displacements. के जी horizontal displacement के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए जी, इसको मैं x कह दूंगा, शाबाश। -ut ½ AT²। एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल 0 है ना बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज u नॉट cos थीटा। अच्छा अच्छा, यू नॉट कॉस थीटा, मैं फॉर्मूला सोच रहा था। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में मैंने देखना है कि जी मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा 30 टाइम t। 1 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका 30 मीटर होगा फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट यहाँ से। ठीक है, मतलब 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसने इधर 30 मीटर कवर किया। ठीक है, 2 सेकंड बाद देखूंगा तो 60 मीटर, 3 सेकंड बाद देखूंगा तो 90 मीटर। ठीक है, समझ आई बात? यस, 4.3 अंडरस्टूड। सेकंड पे टॉप पोजीशन पे पहुंचा, उस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अंडरस्टैंडेबल? सही। सो यस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और इसकी वैल्यू होगी u नॉट cos थीटा, दैट इज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हर वक्त वही है टाइम t। दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट वी कैलकुलेट कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी टाइम t। ये इक्वेशन आप मोशन से भी आप देख सकते हैं कि जी आपने देखा था एक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इफ यू पुट एक्सेलरेशन 0 तो आपके पास वो ut बचेगा। वेयरएज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं y का सिंबल यूज करूंगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u नॉट साइन थीटा, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ इसलिए लिखा, टाइम t -1/2 gt²। ये ऊपर वाले में स्क्वायर भी आएगा ना। ठीक है, दिस इज हाउ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम t। हम देख सकते हैं कि जी इसी एग्जांपल का अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में लिखना चाहूँ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल का, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी इज 43 t माइनस g की वैल्यू आपको पता है 10 मैंने ली है,
तो 10/2 5 आ जाएगा, तो -5t²। दिस इज हाउ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वेरीज। एक सेकंड बाद हम देखें, एट t = 1, ये बचेगा y = 43 - 5 दैट इज 38। ठीक है, सही है। 2 सेकंड बाद क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जाएगा या एक वक्त तक बढ़ के कम भी होगा? क्या क्या कैसे बोला? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही होता जाएगा या इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है इंक्रीज होके डिक्रीज होगा, टॉप बिकॉज पीक पोजीशन के पे, ऊपर हाँ टॉप पोजीशन पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फिर टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। डिक्रीज होगा। मसलन ये देखे ना, ये ये ट्रेजेक्ट्री है इसकी, ये भी मैं बताऊंगा कि इसका पाथ ऐसा ही क्यों बनता है, प्रोजेक्टाइल क्यों बनता है इसका पाथ। देखें थोड़ी देर बाद अगर वो यहाँ पहुंचा है तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया है। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट। टॉप पोजीशन पे है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट्स का जो रेफरेंस है वो इस पॉइंट से ले रहे हैं, इधर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख रहे हैं। सही है, इस जगह अंडरस्टूड। पे है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख लें कम होता जा रहा है, और जब इधर आता है तो ओके। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है जब वो लैंड करता है। उस सूरत में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट बिकम्स मैक्सिमम। सो प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो डिपेंड करता है इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। ठीक है, सही है। और साथ में टाइम पे, और टाइम कितना लगेगा, अब हम हमारा गोल ही ये होगा कि जी हमें इक्वेशंस मिल गई हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, और हम क्या करेंगे जी कि हमारा नेक्स्ट गोल ये होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं एंड सो ऑन। लेकिन सही ये है। बात बता दूं आपको कि जी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल कहीं भी जीरो नहीं होती। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पे जीरो हो जाता है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहता है ना, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहता है, यस। तो इसलिए जो है स्पीड इज नेवर जीरो थ्रू आउट दिस मोशन, स्पीड इज नेवर जीरो, इट इज मैक्सिमम एट मिनिमम एट द टॉप, बट टोटल स्पीड की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम है, फिर कम होती जा रही है क्योंकि ये कंपोनेंट कम हो रहा है, ये कंपोनेंट कम हो रहा है, तो इवेंचुअली यहाँ स्पीड मिनिमम, फिर स्पीड बढ़ती जा रही है। यस। ठीक है, सो दिस इज हाउ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज विद टाइम टी, और इन इक्वेशंस के बारे में पूछा जाता है पेपर में, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, समझ आई बात? सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहे हैं, और दोनों को फाइंड करने के लिए कंडीशंस अलग हैं, सो इक्वेशंस अलग हैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जी प्रोजेक्टाइल को क्या पड़ेगी, जी वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। आपने देखा है कि जी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बेंड होती जाएगी, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी है, हॉरिजॉन्टल वही है, तो नेट वेलोसिटी देख लें इस डायरेक्शन में। जब आप नेट सही निकालोगे है। ना, उसकी डायरेक्शन निकालोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कम होता जा रहा है, यहाँ पे बात की थी हमने, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कम होता जा रहा है, इसलिए जो है वो थीटा डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होगा तो वो इस तरह की पाथ को फॉलो करेगा। दूसरा, अगर आप एक्स और वाई का ग्राफ बनाए ना कि यार एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन पता चल जाएगी कि जी ये आपने मैथ में पढ़ा है कि जी ये पैराबोलिक शेप बनती है। ठीक है, तो आप यहाँ से, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालें टी को इन टर्म्स ऑफ एक्स और इस इक्वेशन में डाल दें, तो आपको पता चल जाएगा कि वाई एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा होगा। समझ आई बात? मतलब मैं अगर डालने को सही है। तो यू नॉट साइन थीटा टी की जगह आ जाएगा एक्स ओवर यू नॉट कॉस थीटा -1/2
जी टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लें ये सब कुछ तो constant है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कुछ भी कांस्टेंट है। सही है। हम क्या कह सकते हैं कि y इज लेट्स से ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। वाई और x की इक्वेशन देखें कैसी बनी, एक्स स्क्वायर की इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वैसा ही बनता है ना, पैराबोलिक शेप। हम्म, सही है। तो मैंने यस, आपको ये अग्रीड। बता दिया। अब मैं आपको अगर वो करके सारा अभी तक जो हम क्लियर करें कि जी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी लिख ली, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी लिख ली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की इक्वेशन भी लिख ली और वर्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन भी लिख ली। इसमें थोड़ा सा ग्राफिकली पहले बताऊं मैं आपको कि जी ग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है। ये टाइम है, ये जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, चेंज हो रही है, क्या कंक्लूड किया आपने? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा हम्म। ग्राफ, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही रहेगी। वेयर एज सो इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा तो वो क्या बनेगा, Horizontal acceleration will be 0. विल बी जीरो। ठीक है, सो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल दैट विल बी जीरो। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंक्रीज होगा बस। इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, हम्म। ये इस तरह। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी बनता है और वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट है। हाँ। ठीक है, दिस इज हाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम टी। ठीक है, ये नोटेशन में वी एक्स लिख रहा हूँ, वी एच भी लिख सकते हैं, एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल, एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा अब हम बात करते हैं जी कि हमारा जो है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन वो कैसे वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। ये देखें ये टाइम है और हम बात करें जी कि वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई कैसे चेंज हो रही है, क्या कहेंगे आप, किस तरह का ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं? वी वी वाई हमारी ऐसे हो रही है कि सबसे पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। नहीं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगी? कर्व होगी। नो, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी ताकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो। कर्व देखें यहाँ से मैं आपको बता अच्छा, दूं, नहीं छोड़ें हाँ उस बेटा, बात को, उस बात एक्सेल को छोड़ दें, ये देखें समझ आ यहाँ गई, से, समझ आ गई। ये देखें वर्टिकल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन देखें इसका यहाँ पे तो ये टाइम का लीनियर फैक्टर है ना। सही सही। ठीक है, सो वी वाई इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यू नॉट साइन थीटा की कोई वैल्यू है, माइनस जी टी, तो नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन बनेगी। इनिशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये देखें टाइम के साथ कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ जीरो हो गई टॉप पोजीशन पे और फिर जो है उसकी डायरेक्शन बदल गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये टॉप पोजीशन है, इस टाइम पे वो टॉप पे पहुंचे। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई। ठीक है, कोई शक? सही है, नो शक। गुड। सो अब अगर एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा ए वाई, तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा ऊपर वाली का ये एक्सेलरेशन होगा, तो क्या बनना चाहिए? ऊपर वाली, अच्छा हाँ, इसका ग्रेडियंट होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव कांस्टेंट 0। हाँ जी, तो ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो माइनस जी के बराबर था, याद है ना। या और वर्टिकल यस, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कैसा होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारी एक पॉइंट पे हाईएस्ट होती है ना हमारी डिस्प्लेसमेंट, फिर कम हो जाती है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वो तो तो ठीक है, सबसे अब मैं पहले आपके इंक्रीज बनाऊं, होगी टॉप तक और फिर नीचे जाते हुए। अब देखें हाँ, ये तो आप कर्व, ऐसे बनाए। कर्व पाथ बनेंगे या स्ट्रेट लाइन बनेगी?
क्या ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनेगी बिकॉज़ नो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं बनेगी कि इसका ग्रेडियंट होता है हाँ वेलोसिटी और स्पीड कम वेलोसिटी हो रही चेंज है, हो रही है। स्पीड कम होती है। यस तो ये यस कर्व यस बनेगी यस और यस। कर्व भी ऐसी बनेगी। ये टॉप पोजीशन पे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम फिर कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्रेडियंट देखना, यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल मैक्सिमम पॉजिटिव। फिर देख लो बेटा कि जैसे जैसे इसका वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम, यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम, फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें कम होते होते तो यहाँ पे जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ जीरो, फिर ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया और बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज हाउ सही है वर्टिकल अंडरस्टूड। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये सारा कुछ वक्त के साथ साथ चेंज होगा। ठीक है, ओके ओके समझ आई बात? बिल्कुल सर समझ आ गया। हाँ, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। और दूसरा अब हम बात करेंगे बेटा, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जी हमारा गोल अब ये होगा कि जनरली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम ऑफ टोटल टाइम लाइट। वो फ्लाइट 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 टोटल फ्लाइट। टाइम जब वो एयर में रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से आपने थ्रो किया और वापस जो है वो इसी जगह पे इसी लेवल पे आगे गिरा, तो इस जगह तक का टाइम हम देख रहे हैं। ठीक है, सही है। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ये जनरली देखेंगे ना इन इन इनकी फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में, यू नॉट की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में जनरल इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो क्या करेंगे, कोई आइडिया आप बता सकते हैं? जब वो इधर से आपने थ्रो किया है, ये इधर आके हिट किया है, तो क्या चीज, क्या क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं आप इसके लिए? नॉट श्योर। ओके, लेकिन बेटा एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जब आके लैंड करता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ये तो पता है सही ना। है। जब वो यस लैंड कर जाता है, एयर अपनी ट्रेजेक्टरी खत्म कर देता है, पाथ कंप्लीट कर देता है, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। हम इस बात को नहीं यूज कर सकते कि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो डाल दें इस इक्वेशन में और हमें टाइम आ जाएगा। फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल डाल के टाइम सही है। टोटल टाइम आ जाएगा ना। हम क्या यस करेंगे, आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बिल्कुल। लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y को जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, और किस इक्वेशन में जीरो पुट करेंगे, जो y के डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा साइन थीटा। माइनस 1/2 GT स्क्वायर। इसमें y जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास बनेगा यू नॉट, ये t भी आएगा ना इधर, यू नॉट साइन थीटा, इसमें से अब इस इक्वेशन में से t निकलना है। ठीक है, माइनस ऑफ GT स्क्वायर। इसमें t को कैसे सब्जेक्ट बना सकते हैं वो आपको बेटर आइडिया है कि इस इक्वेशन, ये फैक्टराइजेबल फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू नॉट साइन थीटा माइनस 1/2 GT इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू t की जीरो आ गई, टी स्क्वायर नहीं कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर लेंगे ना। t कॉमन लेंगे बेटा, इसमें देखें मिनिमम पावर t है ना, हाँ टी कॉमन ओके ओके। और यू नॉट साइन थीटा सही सही माइनस सही वन सही। बाई टू जी टी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें ना, दूसरी वाली को, यू नॉट साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जी टी, और इस टू को उठा के तो ले आए 2 यू नॉट साइन थीटा ओवर जी, ये जो है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसको मैं कैपिटल टी से शो कर देता हूँ। ओके ठीक है, जी जी। ये टाइम क्या शो कर रहा है कि देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दो टाइम्स पे जीरो था। जब इनिशियली उसने अपनी मोशन स्टार्ट की थी उस वक्त भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है ना।
और इधर भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 और एक ये वाला। सही है। ठीक है, अब असल में इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जी टाइम ऑफ फ्लाइट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपके पास, यहाँ से इसको देखें तो 2u0 साइन थीटा ओवर जी, कितनी देर वो एयर में रहेगा, वो टाइम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम हो जाए, मतलब यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया आपने उतनी वेलोसिटी के साथ, उतनी एंगल के साथ, और जाके मून पे आपने लॉन्च किया, तो मून पे टाइम ज्यादा लगेगा या अर्थ पे? मून पे। मून पे, बिकॉज टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। और जब अगर जी को 0 कर दें, ऐसी ऐसी जगह पे आपने लॉन्च किया जहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो टाइम हो जाएगा। जाएगा इन्फिनिट, इन्फिनिट हो दैट विल जाएगा, नॉट कम यस। बैक, वो नीचे नहीं आएगा, सीधा ही जाएगा जिस एंगल से आपने फेंका था। ठीक। दूसरा, टाइम का फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी के जिससे आपने फेंका था। तीसरा टाइम जो है वो सही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा की। ठीक है, ओके। इस बात का क्या मतलब है कि अगर 30 डिग्री पे आपने लॉन्च किया है या 60 पे लॉन्च किया है, तो साइन 30 जो है वो कम होता है, साइन 60 ज्यादा होता है। तो इस सूरत में जो टाइम है, अगर वो t1 लगाए, इस सूरत में टाइम t2 लगाए, तो ये टाइम जो है वो साइन 30 वाला 30 डिग्री पे जो टाइम है वो कम लगेगा, 60 पे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ओके। समझ आई बात? यप। और अगर थीटा को 90 कर दें तो फिर क्या होगा? थीटा को अगर 90 कर लें तो साइन 90 होता है 1 होता है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u0 ओवर जी लगेगा। मतलब ये आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने 90 डिग्री से फेंका है ऐसे इनिशियल वेलोसिटी u0 से, तो ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके ऊपर पहुंचने तक टाइम निकाल दें, और फिर नीचे आने तक भी टाइम, उस टाइम को डबल कर दें, या डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचने का टाइम निकाल दें, तो ये 2u0 ओवर जी आएगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हो। ये इक्वेशन सही है। जो है वैलिड है फॉर 0 to 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अच्छा ये तो बात आपको समझ आ गई। अब देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, वो मैं कैसे निकालूंगा? कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, वही आप बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस इक्वेशन में 0 पुट करके फाइनल गुड, वेलोसिटी। जबरदस्त। तो टाइम टू रीच अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हम वेरीफाई करेंगे कि वो इस टोटल टाइम का के साथ क्या रिलेशन है उसका। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो आपको पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो u0 साइन थीटा माइनस जी टी। आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पता है, मतलब आपको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है, दैट इज u0 साइन थीटा। कितनी देर में ऊपर पहुंचेगा वो सिर्फ वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। जिसमें फाइनल वेलोसिटी को अगर आप 0 डाल दें, u0 साइन थीटा माइनस जी टी। 90 डिग्री के एंगल पे फेंका है तो नहीं, यू हो 90 गया ना डिग्री पे नहीं सिर्फ। फेंकना आपने, उसी वेलोसिटी से फेंका है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये कंपोनेंट हमने इनिशियल कंपोनेंट u0 साइन थीटा फेंका उसी में ही है, उसी एंगल पे फेंका है, हाँ। सिर्फ मैंने कंपोनेंट वही लगा दिया है u0 साइन थीटा वर्टिकल में। ओके ठीक है, ओके ओके, सही मतलब है सही है। वो मतलब मेरा ये था कि फेंका तो आपने इधर से है, थोड़ी देर बाद वो इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, फिर ये जाके तो यहाँ पहुंचेगा ना वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल पोजीशन पे। मेरी सही मिस है। गाइड आपको कर गई कि ऐसे ऊपर नहीं फेंका गया, तो ऐसे थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे वर्टिकल हाइट पे अच्छा, पहुंचेगा। वो मुझे लगा आप दूसरे किसी और के बाद वो 90 डिग्री एंगल वाले नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं, तो को ये हो आगे जाएगा लेके जा रहे हैं। यू नॉट समझ आ गई मुझे, कंटिन्यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी। सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टी को अगर सब्जेक्ट करो। बनाऊं
दैट इज u नॉट sin थीटा ओवर g। इस टाइम में और टोटल टाइम में क्या रिलेशनशिप है अगर इन दो को कंपेयर करें? सेम नहीं, नहीं 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 नहीं, टोटल टाइम फुल टाइम टेकन है और ये टाइम टेकन टू रीच टॉप है। क्या रिलेशन है, कितना मतलब फर्क है इनमें दोनों में, कोई रिलेशनशिप बता सकते हैं? 2u का हाँ फर्क है। ये इसका डबल है बेटा, ये देखो 2 का फर्क है ना, ये सारा बाकी यस। चीज जो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, तो टोटल टाइम इज 2 times the time to reach maximum height। 2u। ठीक है, यप। जितना टाइम यस। ऊपर जाने में लेता है इतना नीचे आने में लेता है। ठीक सही है, है सर। अब अगली चीज हम यस। बताते हैं आपको कि जी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, किस चीज पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम हाइट का मतलब पता है ना, कौन सी हाइट होगी? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट की जो फाइनल नोट कर वेलोसिटी रहा हूँ, की। ये देखिए, दिस इज मैक्सिमम हाइट। इसका रिलेशनशिप लिखना है कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब आप वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी हमारी स्टार्ट हो रही है, बताएं किससे हो रही है? वही ऊपर वाला गैस है ना, इनिशियल ऊपर वेलोसिटी वाला। जो है वो u नॉट साइन थीटा है। फाइनल वेलोसिटी टॉप पे क्या हो गई है? 0। यस। इस जगह पे वेलोसिटी मतलब आप वर्टिकल वैल्यू दे रहे हैं। 0 हो गई है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो u नॉट, वही वैल्यूज है ना, u नॉट साइन थीटा थी, याद है? ओके ओके। यस यस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट cos थीटा थी। वेलोसिटी u नॉट से फेंका गया था, ठीक है, थीटा के साथ। सो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? 2as बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगेगी ना। यस। सो 2 एक्सेलरेशन इज माइनस जी, एस इज हाइट, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज यू नॉट साइन थीटा। थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज माइनस 2 GH इक्वल टू माइनस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2g को उधर ले जाएं तो h इज इक्वल टू, ये माइनस तो कट जाएगा ना, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। 2g। अच्छा बेटा देखें, यहाँ पे भी बात आपको क्लियर नजर आनी चाहिए कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सही है। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन सही है। साइन 30 पे फेंकोगे तो हाइट कुछ और होगी, कम होगी, और 60 पे फेंकोगे तो हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, कुछ और होगी। और दूसरी बेटा अहम बात कि अगर इस इक्वेशन को ना आप यूनिट वाइज भी देखें ना, होमोजेनिटी हमने पढ़ाई थी आपको, ये याद रखना, साइन ऑफ थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो आप देखें इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड, और और स्क्वायर होगी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखते हैं ना, तो इससे हाइट की यूनिट बनती है नहीं बनती, तो कट दिस हो इज गया, मीटर स्क्वायर सेकंड भी सेकंड कट हो यूनिट, गया, स्क्वायर भी कट हो गया, तो मीटर सेकंड माइनस 2, ये से कट गया, तो मीटर बनता है। मीटर बन गया। तो पास पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि उसने कहा जी हाइट का रिलेशनशिप बताएं कौन सा है, तो उसमें जिसको ये याद था तो यूनिट बहुत का आसानी से रिलेशनशिप तो था। कर सकता था, अगर नहीं भी याद था तो यूनिट की बेस पे सिर्फ एक रिलेशनशिप में इसमें यूनिट मीटर बन रही थी, बाकी किसी में मीटर नहीं बन रही, यूनिट वाइज पर। सही है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, किस चीज पे डिपेंड करती है, वो मैंने आपको बता दी। अब बेटा हम बताएंगे आपको रेंज क्या होती है। रेंज इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको रेंज कहते हैं, आपने सुना होगा डेली लाइफ में, यस। पाकिस्तान ने एक मिसाइल बनाया जिसकी ये रेंज है। सो दिस इज रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज, अभी ऊपर
रेंज ही निकालेगा ना, रेंज कब किया था ऊपर? नहीं वो तो मैक्सिमम हाइट है, ऊपर हमने निकाली थी टाइम टू रीच मैक्सिमम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो ऊपर वाली ओके ओके, स्लाइड रेंज में रेंज सामने है, एक्स पे, ओके ओके, समझ आ गई समझ ठीक आ है। गई। तो रेंज जो है वो कैसे निकालेंगे? रेंज हम ऐसे निकालेंगे कि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट जमीन पे गिरेगा एंड पे, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो उस वर्टिकल तरीके से कंपोनेंट पहले। जीरो नहीं होता यहाँ पे, ये याद रखना, गलत बोल रहे हो। जब लैंड करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट हाँ, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है लैंड करने से पहले, यहाँ ऊपर जीरो। लैंड करने से पहले ना, मगर जब कर लैंड गए जब तो कर उसके बाद जाता की तो है। बात हम बात ही नहीं कर रहे होते, हम ड्यूरिंग मोशन बात कर रहे होते हैं। लैंड करके तो फिर तो टाइम गुजरता रहता है, फिर क्या फर्क। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि जी क्या था, यू नॉट कॉस थीटा टाइम टी, यही था ना? याद है, भूल तो नहीं गए? ये यहाँ पे बता दूं, ये देखो, नहीं नहीं नहीं, इस भूला नहीं। इस इक्वेशन को देखो। यू नॉट कॉस थीटा वाज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम टी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो जब टाइम की ओके। जगह मैक्सिमम टाइम लगा देंगे, जो हमने ऊपर निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फिर हॉरिजॉन्टल हम्म, डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यू नॉट कॉस थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहाँ पे देखा था, दोबारा आपको दर्शन करा देते हैं उसका। वो था टू टू यू नॉट साइन थीटा ओवर जी, यही था ना? हम्म, साइन थीटा ओवर जी। बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो रेंज आपके पास बनती है टू यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। So range is also inversely proportional to gravitational acceleration. मसलन अगर आपके पास ये ट्रेजेक्टरी बनती है अर्थ पे, सेम वेलोसिटी से फेंका है इनिशियली, सेम एंगल से फेंका है, मून पे अगर मैंने ड्रा करनी हो तो क्या होगा? मून पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम मून होता है तो रेंज क्या होगी? कम होता है, ज्यादा होगी। ज्यादा हो जाएगी। तो मून पे अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी बनाओगे, वही प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक शेप ही बनेगा, ये याद रखना। मगर बहुत बड़ा बनेगा काफी कंपेरेटिवली। मतलब इससे ज्यादा बनेगा रेंज, और हाइट भी इससे ज्यादा बनेगी। हम्म, देखें इसकी हाइट ये है, मून वाले की हाइट ये है, सो दिस इज ऑन मून। ठीक हो गया? ये भी एक सवाल पूछा गया पेपर में। सो ओके। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, अब पेपर में ये सवाल आया था कि रेंज क्या है, तो ये यहाँ से आपने इसकी अगर यूनिट देखेंगे तो मीटर ही आएगी। आप देख लें साइन थीटा कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं, यू नॉट स्क्वायर की यूनिट देखें मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर करें और नीचे जी की यूनिट डालें तो आपको मीटर ही आएगा, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इससे आगे ओ लेवल, आपके ए लेवल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जी हम्म, इसमें एक आइडेंटिटी याद रखना है कि जी टू साइन थीटा कॉस थीटा, आपने कुछ याद नहीं करना, मैंने आपको बताया ये ए लेवल का पार्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज साइन टू थीटा, सो दैट इज यू नॉट स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा ओवर जी। आपको सही है। आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हम्म, ये पता पढ़ा है ना, साइन थीटा की पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम 1 वैल्यू 1 होती है। और कब होती है? जब थीटा की वैल्यू जो है 90 वो होता है। 90 डिग्री हो, सो टू थीटा इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 45। इसका मतलब 45 डिग्री पे अगर आप थ्रो करेंगे तो रेंज जो है वो मैक्सिमम आएगी। रेंज की सही है। डिपेंडेंस तो इनिशियल वेलोसिटी पे भी है, जी पे भी है, लेकिन आप डिफरेंट एंगल से फेंक रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी सेम रख के फेंक रहे हो, जी तो वही है उसी जगह से फेंक रहे हो, तो जब एंगल 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम है। 45 के बाद रेंज फिर कम सही होनी है। शुरू हो जाएगी। मसलन ये डिफरेंट एंगल्स पे आप थ्रो कर रहे हो, ये ये 45 पे रेंज मैक्सिमम, उसके बाद अगर आप एंगल फर्दर इंक्रीज करोगे ना तो रेंज फिर कम होना शुरू हो जाएगी। समझे? हम्म, समझ आई बात?
तो दिस इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। इधर से आप ये भी देख के बता सकते हो कि किन दो एंगल्स पे रेंज सेम होगी। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आप बता सकते हो कि जी साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 150 आपस में इक्वल होते हैं। वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो तो साइन उन पे इक्वल रहता है। ठीक है, सही है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 थीटा की जगह मैं रखूं 30, तो 2 थीटा की वैल्यू 30 और 2 थीटा की वैल्यू मैं रखूं 150, तो थीटा 15 पे और थीटा 75 पे रेंज सेम आएगी। ठीक है, बात समझ गए नहीं? सिमिलरली समझ आ गया। आप कोई और दो एंगल निकाल सकते हो सीधा सीधा यहाँ से देख के जिसपे रेंज मैक्सिमम आती है। सही है। तो हमने देखा कि जी अगर क्विकली समराइज करें चीज़ों को, तो हमने ये देखा कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन तो वैसे हर उस मोशन को कहते हैं जो अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट थ्रो करे, चाहे वो 1 डायमेंशन में हो या 2 डायमेंशन में, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, सही है। फिर हमारा केस हमने कहा जी अगर हमने उसको जनरली किसी एंगल के ऊपर थ्रो किया है, तो ये नजर आ रही है ना आपको? जी सर। तो अगर आपने किसी एंगल पे थ्रो किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उस वो किस हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाएगी और उस वेलोसिटी को रिजॉल्व करके जनरली लेके चलना है हमने। ये जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जनरली पूछा जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, मैंने इसका सिंबल रखा यू नॉट, तो वहाँ पेपर में हो सकता है वी नॉट आया हो। सही है, सही ये है। यू नॉट वो इनिशियल स्पीड है जिसके जरिए जिस पे फेंका गया, और एंगल जिस एंगल पे फेंका गया वो थीटा है। तो ये दो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बस फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ये यहाँ से देख लें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। वर्टिकल में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हम बात कर रहे हैं। सही है, और फिर हमने ओके। उसकी रेंज की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसकी हमने बात की कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड सो ऑन। लेकिन पेपर में बस प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। पेपर में जब सवाल आएगा ना, तो वो एक एमसीक्यू में जनरली आपसे पूछा जाएगा कि जी कौन सी इक्वेशन किस चीज की है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी वो इस तरह का सवाल है, लेट्स से कि जी आपने लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फिर आपसे पूछा जाएगा जी 1 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 सेकंड बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, एक किसी भी टाइम पे। फिर आप क्या करेंगे, इसको दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में। कोई जो इक्वेशन याद की है वो नहीं आप लगाएंगे, डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के आप डिराइव करेंगे दोबारा से सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है वो है 100 cos 30, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 sin 30। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो -10। फॉर एग्जांपल वैसे स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आएगा तो आपने 9 पर 1 लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि -10 फॉर सिंप्लिसिटी में क्या है। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो 0। अगर वो कहता है जी 3 सेकंड बाद उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो आप करेंगे एट t = 3 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लगाएंगे x = 100 cos 30 टाइम 3। अगर वो पूछता है जी वर्टिकल वेलोसिटी बताएं आफ्टर 3 सेकेंड, तो आपको पता है v निकालना है, v = u + at, ये इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 100 sin 30, दिस इज 50, सो दिस इज 50 माइनस एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है -10 t। 3 सेकंड बाद कहेगा तो आप
इसमें 3 सेकंड डाल देंगे। अगर वो कहता है जी 3 सेकंड बाद टोटल वेलोसिटी बताएं, तो 3 सेकंड बाद आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ से पता चल गई जो 100 cos 30 होगी। लेट्स से 3 सेकंड यहाँ पे बनते हैं, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 3 सेकंड बाद 20 है जो आपने इधर से निकाल ली, 30 माइनस, सॉरी 3 सेकंड बाद सही है। आना, तो आपको टोटल वेलोसिटी कहेगा तो आप वही लगा देंगे 30 और इसको यूज करते हुए, सॉरी 20 नॉट 30। सही है। ओके सर। अगर आपको बस कहता है जी टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, टोटल टाइम, तो आपको बताए सही है, तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वहां पर 0 कर दें, वही वर्टिकल हम्म, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें, y इज हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 50 t माइनस 10 डिवाइड बाई 2 5 t स्क्वायर, इसको y 0 कर दें तो आपको टाइम आ जाएगा। वो टाइम उठा के इसके सही हॉरिजॉन्टल है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में डालें 100 cos 30 टाइम t, तो आपके पास टोटल रेंज आ जाएगी। अगर आपसे सही पूछे है। कि जी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बताएं, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है वर्टिकल, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, आपने इस पार्ट को लेके चलना है। तो वर्टिकल हाइट निकालनी होगी, दोनों दोनों पार्ट्स में ना एक चीज कॉमन होगी जो टाइम है, ठीक है। ओके। सो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंटली इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जी अगर प्रोजेक्टाइल आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है कि जी अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी टॉप बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया इस तरह विथ सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये जाके ऐसे लैंड करेगा। लेट से आपको वेलोसिटी दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, तो वो जो ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन निकाली है हमने ना, वो इस सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं है, याद रखना। वो एक सर्टेन सिचुएशन थी कि हमने किसी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ वो किया है और आप कहेंगे उसमें ही हम मैं 0 पुट कर दूं, तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए आपने क्या करना है, अगर लेट से ये हाइट आपको दी हुई है 100 मीटर और आपसे पूछता है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल दें मैक्सिमम, ये सवाल है। अब देखिए बेटा, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करें ना, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन है और वर्टिकल में क्या इन्फॉर्मेशन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 50, पता है ना इस बात का, दिस इज वेलोसिटी इज टोटली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सही है। वर्टिकल डायरेक्शन में उसने जो हाइट कवर की है वो 100 मीटर कवर की है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये याद रखें सही है। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही है थ्रू आउट, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी, ओके। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम निकाल देना है। अब देखिए यू एच ओके ए पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा कि टाइम मुझे मिल जाएगा। एस इज इक्वल सर, टू यू टी प्लस हाफ प्लस हाफ एट इसकी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर। एस मुझे पता है 100 मीटर, यू मुझे पता है 0, 1/2, 10 की जगह आपने एग्जाम में 9.81 लगाना है प्लीज, दिस इज टी सही स्क्वायर, है। सही है। so वो that is याद है। 200 divided by 10, so t is square root of 20। ये आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, हम्म। समझ आई बात। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जी ओके अगर सर। आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बी, हाँ। एक ये ए छोड़ा है और साइमल्टेनियसली छोड़ा है, तो क्या ये नीचे तक पहुंचने में सेम टाइम लगाएंगे या डिफरेंट? सेम। वजह, वजह इसकी ये है
कि एक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा सेम स्पीड, अच्छा ये तो है, ये बी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, जी ड्रॉप किए। बी रेस्ट स्टार्ट हुआ है, ए रेस्ट से ऐसे नहीं स्टार्ट हुआ कि जब ए का फॉल शुरू हुआ है तो ए की पहले से वेलोसिटी थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, लेकिन ये याद रख लो दोनों पे ग्रेविटेशनल पुल सेम ही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही है। सेम है। 1 सेकंड बाद अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ 10 हो जाती है ना, इसकी भी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 ही होगी। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो सेम ही है दोनों का ना, और दोनों सेम हाइट से थ्रो किए, तो इसलिए जो है वो दोनों नीचे सेम टाइम पे पहुंचेंगे और ये यहाँ पे आके हिट भी करेगा इसको। सही है, समझ आई? समझ आ गई। ये आप YouTube पे देख सकते हैं, करके दिखाया हुआ कि दोनों सेम हाइट पे से एक को ड्रॉप किया एक को थ्रो किया है, तो ये यहाँ पे आके इसको हिट कर जाएगा। तो दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन टाइम आप देख लेना, इसका टाइम अगर √20 लगा है तो इसका टाइम भी देख लें √20 लगेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल तो इसकी भी 0 है। यस, हाइट इसकी भी 100 मीटर है, एक्सेलरेशन इसका भी 10 ही है, फॉर एग्जांपल 9.81, तो टाइम इसका भी वही लगेगा। अग्रीड, एग्रीड? अग्रीड। तो अब टाइम बेटा आ गया है, यस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज 50 टाइम t, सो 50 टाइम √20 इसका जो है वो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आई? सही है, तो इस बस एग्जांपल खत्म। में हाँ अब खत्म हो गया कि आपको सम टाइम इस केस में जैसे हाइट दी हुई थी, वर्टिकल मोशन यूज करके आपने टाइम निकाल दिया, फिर इसमें डाल दिया। सम टाइम ये आपको सही गिवन है, होगा, समझ हाइट आ नहीं गई। गिवन होगी, तो फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यूज करते हुए, इस एक्स को यूज करते हुए आगे वही आपने चीज, फिर टाइम निकाल वर्टिकल देना के है। साथ वही चीज करनी है। टाइम निकाल सही के है, फिर वर्टिकल मोशन को यूज करते हुए आपने हाइट निकाल देनी है। बिल्कुल ठीक है? जी। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे ये चीज जो है वो